नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट जर्नी इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 भूतिया कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भूतिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है होटल के भूतिया कमरा नंबर 408 की। यह होटल भूतों का होटल तो नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण यह दूसरे होटलों से अलग था। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि राहुल और उसका दोस्त अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वे सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था, कमरा नंबर 408। वहां थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। राहुल और अमित ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यही आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बुढ़ा आदमी दिखा। राहुल ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बुढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। राहुल बुढ़े के बताए हुए रास्ते के तरफ अपनी कार लेके चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। राहुल और अमित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी राहुल को दे दी। राहुल और अमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 408। राहुल और अमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पे था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वे लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए, उन्हें तो यहाँ बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुँच के उन्होंने देखा कि ये उस कमरे में तो काफी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ है। वहाँ ना तो पीने का पानी था, ना ही नहाने का। राहुल ने वहाँ पे रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। एक डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फ़ोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने अभी कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राहुल ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है, ना ही यहाँ पीने का पानी है और ना ही नहाने का। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 408। इतना सुनते ही स्टाफ भी डर गया और डरते हुए राहुल से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज में बोला, सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। राहुल ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहां से बाहर निकल जाइए, वहां आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही राहुल और अमित कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। राहुल ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पे भी कुछ आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। राहुल और अमित अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी से फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फ़ोन पर कॉल आया। राहुल ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था और उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं।
राहुल ने जवाब दिया, नहीं, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने राहुल से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना। अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही राहुल और अमित दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज़ आ रही थी, इसलिए राहुल और अमित ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी ही नीचे आ गए। राहुल ने काउंटर पर देखा पर वहां पर कोई दूसरा स्टाफ था जिसने राहुल को चाबी दी थी, वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें राहुल ने वहां के लोगों को बताई। उन लोगों ने राहुल से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 408 में रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो 408 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गई। राहुल और अमित अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी पहली कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो चलिए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, दो लड़कियों की आत्मा के बारे में। कनाडा के नायगारा फॉल्स के पास स्थित एक टनल की है। इस टनल का निर्माण सन 1900 के करीब किया गया था। इस टनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि वहां के आस पास के इलाकों में खेती की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। जब भी सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती थी, इसी टनल के द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। चूँकि यहाँ पे बहुत कम आबादी है, इसलिए बस जरूरत के समय ही टनल से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था। बाकी समय टनल के अंदर पानी नहीं रहता था। टनल के बनने और चालू होने के काफ़ी समय बीत जाने के एक दिन वहाँ पे एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका दिल दहला के रख दिया। वैसे तो टनल के निर्माण के समय और उसके बाद भी यहाँ कई छोटे मोटे हादसे हुए, पर एक हादसा ऐसा हुआ जिससे यहाँ के आसपास के लोग अभी तक भुला नहीं पाए। एक दिन ऐसा हुआ कि टनल के पास में ही एक घर में आग लग गई। उस समय उस घर के अंदर एक लड़की थी जो कि उस समय सो रही थी और अचानक आग लगने की जानकारी उसको नहीं हुई। जैसे ही आग उस लड़की के कमरे तक पहुंची और लड़की की नींद खुली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लड़की आग देख के डर गई और वहां से भागने लगी, पर भागते हुए लड़की के कपड़ों में आग लग चुकी थी। लड़की आग बुझाने के लिए टनल के तरफ भागी ताकि टनल के पानी से वो अपने कपड़ों में लगी आग बुझा सकें। पर उस बेचारी की किस्मत खराब समझो या जो भी, उस समय टनल में पानी नहीं था। वो लड़की वही अपनी जान बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही। इतनी भयंकर चीख सुन के आसपास के लोग भी वहां पे इकट्ठा हो गए, पर आग ज्यादा लग जाने के कारण कोई भी उसे बचा नहीं पाया और वह लड़की उस टनल के अंदर तड़पते हुए मर गई। इसके बाद लोग उस टनल के पास जाने से डरने लगे, मगर फिर भी वहां पे सब सामान्य ही चलता रहा। काफी समय बीत जाने के बाद वहां एक बहुत ही भयंकर दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे के बाद वहां के लोगों की नींद उड़ गई। कहा जाता है कि एक दिन वहां एक और लड़की की लाश आधी जली हुई मिली। वहां आसपास के लोगों का मानना है कि एक रात टनल के अंदर कुछ दरिंदों ने मिलकर एक लड़की का सामूहिक बलात्कार किया और बचने के लिए उस लड़की को टनल के अंदर ही जला के मार दिया। सुबह जब टनल के पास से जलने की बू आ रही थी तो लोगों ने वहां जाके देखा तो एक लड़की की आधी जली हुई लाश उस टनल के अंदर पड़ी हुई है। इसके बाद से ही उन दोनों लड़कियों की आत्मा उस टनल के आसपास ही रहती है। टनल के पास में अभी भी जलने की बू आती रहती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी वहां रोशनी करने की कोशिश करता है, उन दोनों लड़कियों की आत्माएं उसे परेशान करती है। एक बार की बात है, एक सफाई कर्मचारी उस टनल की सफाई करने टनल के अंदर गया।
अंधेरा होने की वजह सफाई के लिए जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई, वैसे ही वहां एक भयंकर चीख के साथ पूरा टनल गूंज उठा और उस कर्मचारी को उसके ठीक ऊपर एक छिपकली दिखाई दी, जो कि सिर की तरफ से आधी जली हुई थी। उसके बाद सफाई कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागा। उसकी जान तो बच गई, पर उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। तब से सभी उस टनल से और भी ज्यादा डरने लगे और रात के समय अब उस टनल के पास से होकर कोई नहीं गुजरता और ना ही कभी रोशनी करने की कोशिश करता। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी दूसरी कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो चलिए अब हम तीसरी कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है भूतने की सहायता। भूतने की सहायता की कहानी में रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गोपी नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। गोपी गरीब था। उसके पास थोड़ा सा खेत और एक गाय थी। खेत का तो कोई भरोसा नहीं था, कब बाढ़ आए और कब फसल को डूबा के लेके चले जाए। इसलिए गोपी गाय का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन गोपी साइकिल से दूध बेचने जा रहा था। वो इतनी मस्ती में जा रहा था कि रास्ते में पड़े बड़े बड़े पत्थर उसे दिखाई नहीं दिए। उन पत्थरों में से एक पत्थर उसकी साइकिल से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। फिर उसका सारा दूध नीचे गिर जाता है। गोपी उदास होकर वापस घर चला जाता है। वह जब घर पहुंचता है तो गोपी का लड़का संदीप अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, इस साइकिल को क्या हुआ? ये तो बहुत बुरी तरह से टूट गई है। गोपी बोला, क्या बताओ बेटा, दूध लेकर बाजार में बेचने जा रहा था, रास्ते में पत्थर पड़े थे, मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं साइकिल लेकर गिर गया और ऊपर से मेरा सारा दूध भी गिर गया। आज तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। तभी गोपी की पत्नी भी वहां पर आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गोपी बोला, इतना क्या हंसी आ रही है तुम्हें? देखना, एक दिन इस साइकिल को ऐसा सुधार दूंगा कि ये कार जैसी दौड़ेगी। गोपी की पत्नी इस बात से सहमत हो गई और बोली, आप ठीक बोल रहे हैं, एक बार ये साइकिल कार बन जाएगी तो हमारे साथ साथ गांव वालों को भी मदद हो जाएगी। आप बाजार जाइए और कार बनाने का सामान ले आइए। गोपी बाजार जाकर कुछ सामान लाता है और कार बनाने लगता है और मदद के लिए अपने पड़ोसी रामू को भी बुला लेता है। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करके उस साइकिल को कार में परिवर्तित कर देते हैं। गोपी और रामू उस कार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रामू गोपी से बोलता है, भाई, हम दोनों तो कमाल कर दिए, साइकिल को कार में बदल दिए। गोपी, भाई, इस कार में पहले मुझे बैठने दो ना, थोड़ा मैं भी देखूं कि कार में बैठकर कैसा लगता है। गोपी बोला, नहीं भाई, इस कार में सबसे पहले मैं जाऊंगा, तुम सब दूर से मुझे देखना। और गोपी कार को लेकर लंबी रेस के लिए निकल जाता है। गोपी जब रामू को कार में बैठाने से मना कर देता है तो रामू गोपी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। और वह अपने घर चला जाता है। सभी गांव वाले गोपी को कार चलाते देख दंग रह जाते हैं। एक रात सभी आराम से सो रहे होते हैं। तभी गोपी का पड़ोसी रामू आधी रात को गोपी के घर में चुपके से आता है और गोपी के खिड़की के पास जाकर बोलता है, भाई, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, साइकिल को कार बनाने में मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी, फिर भी तुमने मुझे उसमें बैठने से मना कर दिया। अब गोपी भाई, ये कार आपकी नहीं मेरी है, इसके लिए मुझे आपको मारना भी पड़े तो मैं मार दूंगा। इतना बोलकर रामू अंदर जाता है और गोपी को गला दबाकर मार देता है। रामू उसे अपने कंधे पर बिठाकर बाहर ले जाता है और उसे एक गांव से दूर एक कुआं में फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है, अब ये कार मेरी हुई। जिस गोपी को रामू ने कुआं में फेंका था वह गोपी अब भूत बन गया था। उसे रामू के हरकतों का पता चल गया था और उसी समय गोपी रामू के घर जाता है और उसे मारकर वही पंखे में लटका देता है और उसके लाश को गांव से बाहर जंगल के झाड़ी में फेंक देता है। गोपी का भूत अपने घर आता है और अपने पत्नी को आवाज देने लगता है, संदीप की माँ, अरे ओ संदीप की माँ, उठो,
तुम यहाँ आराम से सो रही हो और यहाँ मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। संदीप भूत को देखकर डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ बचाओ बचाओ। संदीप की माँ भूत से बोलती है, संदीप के पिताजी आप देख क्या रहे हैं, हमारे घर में भूत आ गया है, बचाइए हमें। गोपी अपने पत्नी और बेटे से बोलता है, देखो तुम लोग डरो नहीं, मैं संदीप का पिता गोपी हूँ और मैं अब मर गया हूँ और मरने के बाद भूत बन गया हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊँगा। संदीप और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगते हैं और गोपी से पूछते हैं कि ये सब कब और कैसे हो गया। गोपी उन्हें चुप करवाता है और उन दोनों को सारी बातें बताता है, फिर बोलता है, मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी यहाँ से नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम लोगों की रक्षा करूँगा। उसके बाद भूत वही रहने लगा, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता था। एक दिन उस गांव में आधी रात को एक बच्चे की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। उसे बहुत तेज पेट दर्द और सीने में दर्द हो रहा था और सांस भी लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके घर वाले घबराकर रोने लगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हॉस्पिटल कैसे ले जाए, क्योंकि उस गांव में बैलगाड़ी और साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। उसका घर गोपी के घर के बगल में ही था। भूत ने रात को रोने की आवाज़ सुनी और उसने अपने पत्नी को उठाया और बोला, ऐसा लगता है कि हमारे गांव में कोई परेशान है, किसी के घर से रोने की आवाज़ आ रही है, तुम बाहर जाकर पता करके आओ कि क्या हुआ है। गोपी की पत्नी बाहर जाकर पता करके आती हैं और भूत को सारी बातें बताती हैं कि हमारे पड़ोसी संजय के लड़के की राजू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। सब घबराए हुए हैं और रो रहे हैं। गांव का एक डॉक्टर आया था तो बोल रहा था कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होते जा रही है, इसे जल्द से जल्द शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तभी भूत बोलता है, मेरे पास एक तरकीब है, मैं उसे अपने कार में हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, तुम उसके घर जाकर जल्दी से राजू को लेकर आओ। गोपी की पत्नी राजू और उसके माता पिता को लेकर कार के पास आती हैं। राजू के माता पिता उस भूत को देखकर डर जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, अरे संदीप की माँ, तुम ये क्या करने जा रही हैं, मेरे बेटे को भूत के हवाले क्यों कर रही हैं। और वो लोग इतना बोलकर उस कार में बैठने से मना कर देते हैं। गोपी की पत्नी बोलती है, अरे कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, मैं हूं ना, भरोसा करो मेरे पर। उसकी बात मानकर सब कार में बैठ जाते हैं। भूत कार को तेज गति से चलाकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देता है। जब भूत ने की सहायता, तब सभी लोग भूत को आश्चर्य से देखते हैं कि वो एक भूत होकर कैसे मदद कर रहा है। गांव में वापस आकर गोपी की पत्नी गांव वालों को अपने पति के बारे में सब सच बता देती है कि भूत ही उसका पति है। तभी एक आदमी बोलता है, वही सोचूं कि गोपी भाई अब दूध देने क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि गोपी भाई पहले भी अच्छे थे और अभी भी, जबकि वो भूत बन गया है। गोपी भाई, तुमने अभी जो भी किया है वो वाकई शाबाशी की काबिल है। सभी गांव वाले मिलकर गोपी की तारीफ ही कर रहे होते हैं कि पीछे से रामू का भूत भी आ जाता है और गुस्से में बोलता है, वो कार मेरी है, मैंने उसे बनाने में बहुत मेहनत की थी, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। तभी गोपी का भूत बोलता है, अरे वो दुष्ट भूत, ये कार मैंने बनाई है और ये कार गांव के भलाई के लिए है, समझा। फिर रामू का भूत बोला, मुझे नहीं पहचाना, मैं रामू हूँ, तुमने मुझे धोखे से मार दिया था और मैं तड़प तड़प कर मर गया, मुझे कोई बचाने तक नहीं आया था। अब तो मैं इस कार को तोड़कर नहस तहस कर दूंगा, ना तो ये कार तुम्हारी रहेगी और ना ही मेरी। फिर गोपी का भूत गांव वालों से कहता है कि अगर आप कार को सही सलामत रखना चाहते हो तो मैं आप लोग से एक विनती करता हूँ, इसकी लाश को आग लगा दो। मैंने इसकी लाश को जंगल के झाड़ियों में फेंक दिया था। रामू का भूत बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तभी सभी गांव वाले जाकर उसकी लाश को आग लगा देते हैं और रामू हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाता है। फिर संदीप भी अपने पिताजी के मुक्ति के लिए अपने घर से घासलेट और माचिस लेकर आता है और कुआं में आग लगा देता है और गोपी को भी मुक्ति मिल जाती है।
उसके बाद दोनों भूत गांव में कभी दिखाई नहीं दिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की तीसरी कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको इसी तरह की डरावनी कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक हमारी चैनल पर प्रसारित की गई सभी भूतिया कहानियों का आनंद ज़रूर लें और इस मिडनाइट जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।